और प्यार हो गया भाग 16। गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही अखिलेश जी और रंजना ने चौंक कर कार्तिक की तरफ देखा। रंजना को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कार्तिक की जिंदगी में नंदिनी के अलावा कोई और लड़की भी है। वहीं अखिलेश जी खामोशी से कभी सोफिया तो कभी कार्तिक को देख रहे थे। ओह, तो भाई साहब ये गुल खिला रहे हैं, मौली ने मन ही मन सोचा। नंदिनी सोफिया को वहाँ देखकर हैरान थी। अब पता नहीं वो कौन सी साजिश करने यहाँ आई होगी। वो खामोशी से सब देखने लगी, पर अंदर ही अंदर सोफिया को लेकर डर भी रही थी। पापा, इसके कहने का मतलब कॉलेज फ्रेंड है ना सोफिया? कार्तिक ने हड़बड़ाते हुए कहा। बेटा, जितनी उम्र तुम्हारी है उतनी उम्र से हम बहुत पहले गुजर चुके हैं। कॉलेज हम भी गए हैं, फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में अंतर अच्छे से जानते हैं। अखिलेश जी ने लगभग कार्तिक को घूरते हुए कहा। इसका मतलब आपकी भी गर्लफ्रेंड थी? कार्तिक ने अखिलेश जी से कहा। क्या आपकी गर्लफ्रेंड थी और आपने आज तक मुझे बताया भी नहीं? रंजना ने बीच में कूदते हुए कहा। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो रंजू, और तुम कार्तिक क्या बक रहे हो तुम ये सब? दोनों आकर बैठो और खाना खाओ, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अखिलेश जी ने कहा। सोफिया आकर मौली के बगल में और कार्तिक के बिल्कुल सामने बैठ गई। उसने एक नजर नंदिनी की तरफ देखा और फिर मौली से बात करने लगी। मौली को सोफिया अच्छी लगी क्योंकि नंदिनी तो उसे पहले से ही पसंद नहीं थी, और सोफिया के आने से अब नंदिनी हमेशा हमेशा के लिए कार्तिक से दूर हो जाएगी। कार्तिक से बदला लेने का इससे अच्छा मौका भला और क्या हो सकता था उसके पास। नंदिनी को कार्तिक से दूर करके मौली कार्तिक को हर्ट कर सकती है। मौली नंदिनी को दिखाने के लिए जानबूझकर सोफिया से घुलने मिलने का नाटक करने लगी। आपकी सच में कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी? रंजना ने खाते हुए धीरे से अखिलेश जी से पूछा। रंजू, पागल हो गई? कॉलेज में मैं एक ही लड़की से बात करता था और वो तुम थी, और हमारी शादी हो चुकी है, अखिलेश ने कहा। तो फिर गर्लफ्रेंड वाली बात क्यों कही? रंजना ने हैरानी से कहा। अरे बाबा, वो सिर्फ उदाहरण दिया था, तुम भी न जाने आजकल क्या क्या सोचने लगती हो, अखिलेश जी ने कहा। सॉरी, रंजना ने प्यार से कहा। कोई बात नहीं, खाना खाओ, कहकर अखिलेश जी मुस्कुरा उठे, ये सोचकर कि आज भी रंजना उनसे कितना प्यार करती है। करे भी क्यों ना, दोनों की लव मैरिज जो हुई थी। सभी चुपचाप खाना खा रहे थे। तभी कार्तिक को अपने पैर पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। कार्तिक ने देखा टेबल के नीचे से सोफिया उसके पैर पर अपना पैर रखकर बैठी है। वो घबरा गया, अगर पापा ने देख लिया तो उसकी खटिया खड़ी कर देनी है। उसने सोफिया से आंखों ही आंखों में पाँव हटाने का इशारा किया, लेकिन सोफिया वो तो जैसे आज सोच के आई थी कोई न कोई तमाशा करना ही है। कार्तिक के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। एक तो पापा का डर, उस पर सोफिया का उसे ऐसे टच करना। कार्तिक भले कितना भी शरारती हो, सबको परेशान करता हो, पर उसने कभी किसी लड़की को इस तरह से नहीं छुआ था सिवाय नंदिनी के। लेकिन नंदिनी का टच उसे हमेशा कंफर्टेबल लगता था। सोफिया जब भी उसके करीब आने की कोशिश करती उसे अजीब सा महसूस होने लगता था। उस एहसास को कार्तिक अभी भी नहीं समझ पा रहा था। सोच में डूबे कार्तिक के परेशान चेहरे पर जब नंदिनी की नजर पड़ी तो उसने सामने देखा, सोफिया मुस्कुरा रही थी। कुछ गड़बड़ का सोचकर नंदिनी ने इधर उधर देखा। नजर कार्तिक के पाँव पर गई, जिसे सोफिया ने अपने पाँव से दबाया हुआ था। नंदिनी को सोफिया की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना पाँव आगे किया और सोफिया के पाँव पर दे मारा। आउच, कहकर सोफिया ने अपना पाँव वहाँ से हटा लिया। क्या हुआ बेटा? रंजना ने पूछा। कुछ नहीं आंटी, वो खाते वक्त उंगली दांतों के नीचे आ गई। खाना टेस्टी बना है ना? सोफिया ने सफेद झूठ कहा। रंजना मुस्कुरा उठी और वापस खाने में लग गई। सोफिया घूर कर नंदिनी को देखने लगी। नंदिनी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी फुल एटीट्यूड से सोफिया को देखे जा रही थी। दोनों इस वक्त जंग के मैदान में खड़े किसी दुश्मन से कम नहीं लग रही थी। सोफिया ने एक बार फिर अपना पैर आगे किया, लेकिन वो कार्तिक के पाँव को टच कर पाती इससे पहले ही नंदिनी ने कार्तिक के पाँव को अपने पाँव से पीछे कर लिया। बेचारी सोफिया, उस वक्त उसकी शक्ल देखने लायक थी। बेचारा कार्तिक, वो तो बुरी तरह फंस चुका था। कभी सोफिया तो कभी नंदिनी उसके पाँव का टंगड़ी कबाब बनाने पर तुली हुई थी, लेकिन नंदिनी की छुअन से कार्तिक को कुछ फील नहीं हुआ। उसकी छुअन हमेशा उसे पॉजिटिव एहसास कराती थी। वह अब आराम से अपना खाना खाने लगा। कार्तिक को लेकर सोफिया के साथ नंदिनी की ये पहली जीत थी। खाना खाकर अखिलेश जी उठे और वॉश बेसिन की तरफ बढ़ गए। कमरे की तरफ जाने से पहले उन्होंने कार्तिक से कहा, कार्तिक,
खाना खाकर मेरे कमरे में आओ। निवाला कार्तिक के गले में ही अटक गया। उनकी बात सुनकर नंदिनी ने पास रखा पानी का ग्लास उठाया और कार्तिक की ओर बढ़ाकर फुसफुसाते हुए कहा, इश्क के पर्चे भरे हैं, एग्जाम तो देना पड़ेगा। तुझसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। कहकर कार्तिक ने अपना खाना खत्म किया और हाथ धोकर पापा के कमरे की ओर बढ़ गया। कार्तिक के जाने के बाद मौली नंदिनी को नीचा दिखाने के लिए कहने लगी, वेल सोफिया, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। यू लुकिंग सो हॉट। वरना यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ना कोई क्लास है ना कोई अच्छी चॉइस। आई थिंक ऐसे लोग एवरेज होते हैं और उनकी लाइफ भी इसी में गुजर जाती है। कहते हुए सोफिया ने नंदिनी की ओर देखा। अपने इस एवरेज लुक का लोग फायदा बड़ा उठाते हैं। बेस्ट फ्रेंड के नाम पर अगले के घर में घुसकर यहाँ तक कि उसकी जिंदगी पर भी अपना हक जमाने लगते हैं। मौली आज पूरे मूड में थी। नंदिनी को नीचा दिखाने का वो एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। ऐसे लोगों को तुम क्या कहोगी मौली? सोफिया ने इतराते हुए कहा। बेस्ट फ्रेंड के नाम पर सबसे बड़े बेवकूफ हैं जो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। मौली ने भी उसी टोन में कहा। बिल्कुल, मजे के मजे और रिलेशनशिप का रिलेशनशिप। सोफिया ने कहा तो मौली हंसने लगी। नंदिनी चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। मौली और सोफिया के कहे एक एक शब्द उसके सीने में तीर की भांति चुभ रहे थे और आखिरी बात में तो उसकी आंखों में आंसू तक ला दिए। नंदिनी वहां से उठी और अपनी झूठी प्लेट उठाकर किचन की ओर बढ़ गई। दूसरी तरफ कार्तिक अपने पापा के सामने खामोशी से खड़ा था। कब से चल रहा है ये सब? उन्होंने सहज भाव से कहा। वो पापा, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्तिक ने हिचकिचाते हुए कहा। ये तो हुआ झूठ, अब बताओ सच क्या है? अखिलेश जी ने कहा। पापा, वो सोफिया और मैं दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं पापा। कार्तिक ने धीरे से कहा। देखो बेटा, ये पसंद अगर गंभीर है तो ठीक है, अगर मस्ती मजाक के लिए है तो ध्यान रहे, मैं इस सब के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अखिलेश जी ने कहा। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। कार्तिक ने कहा। अगर तुमने पसंद कर ही लिया है तो देखते हैं आगे, फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दो। कहकर अखिलेश जी किताब खोलकर पढ़ने लगे। पापा, कार्तिक उनसे कुछ पूछना चाहता था। अखिलेश जी ने किताब में ध्यान लगाए हुए कहा। आपको सोफिया पसंद नहीं आई? कार्तिक ने पूछा। अखिलेश जी मुस्कुराए और कहा, अच्छी लड़की है, बस कपड़े थोड़े छोटे पहनती है। अखिलेश जी की बात सुनकर कार्तिक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और कमरे से बाहर आ गया। हॉल में कोई नहीं दिखा तो कार्तिक अपने कमरे की तरफ चला गया। मौली सोफिया को घर दिखाते हुए बातें करने लगी। दोनों की अच्छी बन रही थी। मौली कार्तिक से गश खाए हुए थी और सोफिया नंदिनी से। उधर नंदिनी किचन में गई। उसने सिंक में प्लेट रखी और हाथ धोकर पानी पीने लगी। रंजना किचन की प्लेटफॉर्म साफ करने में लगी हुई थी। वो साफ कर वो धोए हुए प्लेट पोंछकर जमा रही थी। प्लेट पोंछते पोंछते वो सोच में डूब गई। उसे सोफिया बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके कपड़े, उसके बात करने का तरीका सब अजीब लग रहा था रंजना को। अपने कार्तिक के लिए वो नंदिनी जैसी बहू चाहती थी, लेकिन कार्तिक सोफिया को पसंद करता है ये जानकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। अचानक हाथ से छूटकर प्लेट नीचे जा गिरी। अरे आंटी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? नंदिनी ने उनके पास आकर गिरी हुई प्लेट उठाते हुए कहा। हाँ, वो हाथ से फिसल गई। रंजना ने अपने ख्यालों से बाहर आकर कहा। आइए, आप यहाँ बैठिए और ये मुझे दीजिए, मैं कर देती हूँ। नंदिनी ने रंजना के हाथ से कपड़ा लेकर उन्हें पास पड़ी चेयर पर बिठाते हुए कहा। अरे बेटा, मैं कर लूंगी, तुम खामखाम परेशान हो रही हो। रंजना ने कहा। तो क्या हुआ आंटी, मैं कर देती हूँ। वैसे भी मुझे ये सब करना पसंद है। लखनऊ में मम्मी की हेल्प भी तो करती हूँ ना। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर प्लेटफॉर्म पर रखी प्लेट उठा कर जमाने लगी। रंजना बड़े प्यार से उसे ये सब करते हुए देख रही थी। नंदिनी ने सभी प्लेटें जमाई और आकर रंजना के पास बैठ गई। अब बताइए, आप इतनी उदास क्यों हैं? सुबह जब मैं आई तो आप कितनी खुश थी, फिर अचानक से अंकल जी की बात से बुरा लगा क्या आपको? अरे आंटी, वो तो मजाक कर रहे थे, वरना अंकल तो कितने स्वीट हैं। नंदिनी ने कहा। नंदिनी, क्या तुम कार्तिक से प्यार करती हो? रंजना ने नंदिनी से सीधा सवाल किया। नंदिनी को रंजना से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो अवाक सी रंजना को देखने लगी तो रंजना ने उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया और कहा, नंदिनी बताओ मुझे, क्या तुम्हें कार्तिक पसंद है? क्या तुम उससे प्यार करती हो? आंटी, आप क्या कह रही हैं?
नंदिनी के गले से मुश्किल से 2 शब्द निकले होंगे। नंदिनी, मुझसे कुछ छुपा नहीं है, माँ हूँ मैं उसकी, सब देख सकती हूँ, पर जो देखा है वो सच है या नहीं तुमसे जानना चाहती हूँ। अब बताओ, तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो या नहीं? रंजना ने कहा। आंटी, कार्तिक सोफिया को पसंद करता है। नंदिनी ने कहा। करता होगा, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ वो तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहता है। सोफिया कार्तिक के लिए सही नहीं है नंदिनी, और शायद ये तुम भी जानती हो। कुछ देर पहले मौली के साथ मिलकर उसने जो कुछ भी कहा वो सब सुना मैंने। रंजना ने दुखी स्वर में कहा। मुझे उन लोगों की बात का बुरा नहीं लगा आंटी, नंदिनी ने धीरे से कहा, पर मुझे बुरा लगता है बेटा जब कोई तुम्हारे लिए कुछ बोलता है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, पर जिस तरह से कार्तिक की जिंदगी में आकर तुम उसे सही रास्ते पर ले आई, अब इस घर में आकर उसे सोफिया के मायाजाल से बाहर निकाल लो बेटा। रंजना ने प्यार से नंदिनी का चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा। मैं कैसे? नंदिनी अभी भी रंजना की बातों से हैरान थी। वो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि कार्तिक के लिए तुम बेस्ट हो, सोफिया नहीं, रंजना ने कहा। लेकिन कार्तिक सोफिया से, कहते कहते नंदिनी रुक गई। अरे वो तो एक नंबर का गधा है, पर जिस दिन उसे एहसास होगा वो तुमसे आकर अपने दिल की बात कह देगा। बस तुम कभी उसका साथ मत छोड़ना बेटा, रंजना ने नंदिनी की आंखों में देखते हुए कहा। नंदिनी को जब पता चला कि कार्तिक की मम्मी उसे इतना पसंद करती हैं, तो वो खुशी से भर उठी। उसकी आंखें नम हो गई और वो रंजना के गले लगकर कहने लगी, मैं कार्तिक के साथ गलत नहीं होने दूंगी आंटी। आंटी नहीं माँ, आज से तुम मुझे माँ कहकर बुलाओगी, रंजना ने प्यार से नंदिनी के गालों पर आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा। नंदिनी शर्माकर मुस्कुराने लगी। दोनों किचन से निकलकर बाहर हॉल में आकर बैठ गईं। रंजना नंदिनी को कार्तिक के बचपन की बातें बताने लगी। अपने कमरे में आकर कार्तिक अपनी कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था, तभी सोफिया कमरे में आई। कार्तिक को ध्यान नहीं था। सोफिया के हाथ में कॉफी का मग था। वो आकर कार्तिक के बिल्कुल पीछे खड़ी हो गई। कार्तिक जो ढूंढ रहा था वो उसे नहीं मिला। वो जैसे ही पलटा, पीछे खड़ी सोफिया से टकरा गया। कप में रखी कॉफी उसकी शर्ट पर आ गिरी। सॉरी बेबी, मैंने देखा नहीं था, मैं साफ कर देती हूँ, सोफिया ने कहा। इट्स ओके सोफिया, मैं कर लेता हूँ, कहकर कार्तिक वहाँ से हटा। सोफिया कहाँ मौका छोड़ने वाली थी। उसने कॉफी का कप टेबल पर रखा और कार्तिक के पास आकर कहा, मैंने गिराया है, मैं साफ करूंगी। कार्तिक पीछे हटते हटते दीवार से जा लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सोफिया उसके पास आई और शर्ट का बटन खोलने लगी। सोफिया, ये तुम क्या कर रही हो? कार्तिक ने असहज महसूस करते हुए कहा। बेबी, तुम बहुत अनरोमांटिक हो। कपल्स ऐसे मौकों का इंतजार करते हैं और एक तुम हो के भाव खा रहे हो, सोफिया ने दूसरा बटन खोलते हुए कहा। कार्तिक कुछ बोल नहीं पाया। वही घुटन और अजीब सा महसूस करने लगा जो सोफिया के साथ होने पर हमेशा किया करता था। सोफिया अपनी उंगलियां उसके गालों पर घुमाने लगी, फिर गर्दन और फिर सीने पर। कार्तिक ना उसे रोक पा रहा था, ना सह पा रहा था। उसकी धड़कनें सामान्य से तेज थी और चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। सोफिया ने एक एक करके कार्तिक की शर्ट के सभी बटन खोल दिए। कार्तिक को खामोश देखकर सोफिया ने अदा के साथ अपने बालों को एक तरफ किया और कार्तिक के और करीब आकर अपने होठों को उसके होठों के पास ले आई। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोफिया ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही कार्तिक के होठों को छूने वाली थी, नंदिनी वहां आ गई। नंदू, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। सोफिया से शर्ट पर कॉफी गिर गई थी, बस वो ही साफ कर रही थी, कहते हुए कार्तिक सोफिया को साइड में करके नंदिनी के पास आ खड़ा हुआ। शर्ट के बटन खुले हैं बन्नी, नंदिनी ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। कार्तिक ने जल्दी से शर्ट के बटन बंद किए और कहा, नंदू, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं हॉस्टल वापस जा रही हूँ, मम्मी पापा आ रहे हैं। कहकर नंदिनी जाने लगी तो कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मैं छोड़ देता हूँ, मैं चली जाऊंगी, एंजॉय। कहकर नंदिनी तेज कदमों से वहाँ से चली गई। कार्तिक को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। नंदिनी ने उसे सोफिया के साथ इस हालत में देखा, पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोच रही होगी। कार्तिक नंदिनी के पीछे पीछे आया, लेकिन तब तक नंदिनी वहाँ से जा चुकी थी। कार्तिक को बहुत बुरा लग रहा था। वो बाहर बगीचे में पड़े झूले पर आ बैठा और सोचने लगा, ये मुझे क्या हो गया है? सोफिया से प्यार करता हूँ, उसे पसंद भी करता हूँ, पर जब भी वो मेरे करीब आने की कोशिश करती है तो अजीब क्यों लगता है। जितना खुश नंदू के साथ रहता हूँ, जितना खुलकर नंदू से बात करता हूँ, उतना सोफिया से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ।
एक तरफ नंदू है तो दूसरी तरफ सोफिया, एक तरफ प्यार है तो दूसरी तरफ दोस्ती। मैं दोनों को हर्ट करना नहीं चाहता। क्या सही है क्या गलत कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंदर सोफिया ने मौली को हाई फाइव देते हुए कहा, मान गए तुम्हें, तुम तो मास्टरमाइंड हो यार। हमारा प्लान सक्सेस हुआ। और नंदनी, उसकी तो शक्ल उस वक्त देखने लायक थी। सोफिया, जैसे आज वो घर से गई है ना, देखना बहुत जल्दी ही कार्तिक की जिंदगी से भी ऐसे ही चली जाएगी, मौली ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर सोफिया बिना कार्तिक से मिले वहां से चली गई। हॉस्टल आने के बाद नंदनी की आंखों के आगे बार बार वही पल आ रहा था जब कार्तिक सोफिया की बाहों में था। नंदनी की आंखों में आंसू आ गए। कार्तिक को सोफिया से जितना दूर रखने की कोशिश करती, कार्तिक उसके उतना ही करीब जाते जा रहा था। कैसे वो सोफिया का सच कार्तिक के सामने लाएगी, और अगर ले भी आई तो क्या कार्तिक उस सच को अपना पाएगा? कहीं मैं कार्तिक को खो ना दूं। इतवार की वो शाम बहुत उदासीन और खामोश थी। नंदनी हॉस्टल के कमरे में अंधेरे में अपनी खिड़की के पास उदास सी खड़ी बाहर सड़क पर आते जाते लोगों को देख रही थी। वहीं दूसरी ओर कार्तिक अपने कमरे में औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मन काफी उदास था। नंदनी को कई बार फोन किया लेकिन स्विच ऑफ था। कार्तिक उठा और नंदनी से मिलने हॉस्टल जाने के लिए सोचने लगा। जैसे ही उसने टेबल से बाइक की चाबी उठाई, उसकी नजर टेबल पर पड़े अपने ताबीज पर गई, जिसमें नंदनी की चैन उलझी हुई थी। कार्तिक ने उसे उठाया और देखने लगा। चैन में एक छोटा सा पेंडेंट भी था जिसमें के और एन खुदा हुआ था। कार्तिक उसे देखकर मुस्कुराने लगा। वो वहीं बैठकर दोनों को सुलझाने लगा। जब दोनों सुलझ गए तो उसने अपना ताबीज पहन लिया और नंदनी वाली चैन को अपनी शर्ट की जेब में डाल लिया, जो कि बाईं तरफ बनी हुई थी। चैन अब उसके दिल के करीब थी और नंदनी भी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी कहानियाँ अगर पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।